नमस्कार, मैं रेनू प्रेती। हमने आपको अतीक अहमद के पहले और दूसरे पार्ट में उसके शुरुआती जीवन से चांद बाबा की हत्या के बाद अतीक के राजनीति में कदम रखने की कहानी को विस्तार से बताया था। अब कहानी इससे आगे। नवंबर 1989 में अतीक अहमद पहली बार इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधायक बने तो उनके दामन में चांद बाबा की खौफनाक हत्या के ऐसे आरोप थे जो जनता के मन मस्तिष्क में रह गए, मगर प्रशासन ने कभी उन्हें इसके लिए आरोपी नहीं बनाया। विधायक बनते ही अतीक अहमद ने अपने पिता को तांगा चलाने से मना किया और चकिया तिराहे पर ही अपने ऑफिस के सामने लकड़ी चीरने का एक कारखाना खरीद कर दे दिया, जहां उनके पिता बैठने लगे। अतीक अहमद का विधायक के तौर पर यह पहला कार्यकाल मात्र 2 साल का ही रहा और इन 2 सालों में खूंखार अतीक अहमद ने अपनी छवि तोड़कर इलाहाबाद के तमाम बड़े और इज्जतदार लोगों से अपने व्यक्तिगत रिश्ते बनाए, दोस्ती की, जिसमें इलाहाबाद के एक सबसे बड़े होटल व्यवसायी सरदार जी थे तो एक भगवा राष्ट्रवादी पार्टी के उस समय के सबसे बड़े नेताओं में से एक नेता भी थे जो बाद में विधानसभा अध्यक्ष और कई राज्यों के राज्यपाल बने। अतीक अहमद उन्हें चाचा तो वहीं अतीक अहमद को वो बेटा मानते थे। जनता के बीच अपनी खौफनाक छवि तोड़ने के लिए उन्होंने मंसूर पार्क में कैनवास क्रिकेट टूर्नामेंट करवाए और महंगे महंगे प्राइज मनी देकर युवाओं को खुद से जोड़ लिया। अतीक अहमद ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल जब धन कमाने के लिए शुरू किया तब उन्होंने जमीन या बालू खनन में हाथ न डालकर रेलवे के स्क्रैप को खरीदने का टेंडर डालना शुरू किया। करवरिया बंधुओं से एक सामंजस्य बनाकर करवरिया बंधु अतीक अहमद और अतीक अहमद करवरिया बंधुओं के रास्ते में नहीं आते थे। रेलवे के इस काम में उन्होंने अकूत दौलत कमाई। ऐसा पब्लिक परसेप्शन है कि रेलवे के स्क्रैप में सोल्डरिंग के लिए प्रयोग में आने वाले चांदी और कॉपर वगैरह भी भारी मात्रा में स्क्रैप के साथ आ जाते थे। अतीक अहमद की ट्रकें दिन रात स्क्रैप ढोती रहती थी। देश और प्रदेश में राम मंदिर आंदोलन शुरू हो चुका था और इसी दौर में शहर के सभी फैसले लेने वाले कांग्रेस के शहर उत्तरी विधायक का सितारा गिरने लगा था और भगवा राष्ट्रवादी पार्टी के नेताओं का सितारा बुलंद होने लगा। राष्ट्रीय स्तर पर मार्गदर्शक मंडल में गए इलाहाबाद के एक और नेता का अतीक अहमद के साथ बेहद करीबी संबंध था। बाकी चाचा और बेटे का रिश्ता तो प्राग होता चला गया, इतना कि अतीक अहमद इन्हें मौके मौके पर महंगे महंगे तोहफे देते रहते जो इलाहाबाद में समाचार पत्रों की सुर्खियां बटोरता। इनके बेटे की शादी में अतीक अहमद ने अपने समय की सबसे महंगी कार गिफ्ट की थी। इन्हें इलाहाबाद में अतीक अहमद का गॉडफादर कहा जाता था, जिनके रहते अतीक अहमद सदैव सुरक्षित रहे। खैर, 2 सालों में अतीक अहमद ने अपने नेटवर्क को खड़ा किया और हर मोहल्ले और गांव कस्बे के असरदार लोगों को अपने साथ किया, जो शहर पश्चिमी विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में उनका चुनाव संचालन और मतदान तक की जिम्मेदारी उठाने लगे। ऐसे लोग अतीक अहमद के करीबी बनकर चुनाव के बाद जमीन वगैरह का छोटा बड़ा कारोबार करते और अतीक अहमद रेलवे के स्क्रैप की खरीद करते और भेजते। इस तरह अतीक अहमद का पूरा साम्राज्य धीरे धीरे खड़ा और बड़ा होने लगा, जिसमें सबकी कमाई होने लगी और लोग अतीक अहमद की छत्र छाया में आने लगे। सबका काम चलता रहा। अतीक अहमद के पास जब पैसे आ गए तो उन्होंने उसे गरीब लोगों में लुटाना शुरू किया। कोई भी गरीब उनके घर या ऑफिस से खाली नहीं गया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या मोहर्रम, क्या दशहरा, क्या दुर्गा पूजा के पंडाल, अतीक अहमद ने दिल खोल कर पैसे बांटे। इलाहाबाद में 5 रामलीला कमेटी हैं: पजावा, पत्थर चट्टी, कटरा, सिविल लाइंस और चौक। उस जमाने में 1989 से अगले 15 से 18 सालों तक अतीक अहमद के दिए चंदे से ही रामलीला कमेटी दशहरे का आयोजन करती थी। रामलीला के मंचन पर अतीक अहमद के नाम के जयकारे लगते। जो जुलूस निकालता उसमें पहले रथ पर अतीक अहमद के बड़े बड़े कटआउट खड़ा कराकर ऐलान कराया जाता था कि हमेशा की तरह इस बार भी रामलीला का मंचन और रथ यात्रा अतीक भाई के सौजन्य से हो रही है।
दुर्गा पूजा के पंडाल अतीक अहमद के पैसे से सजने लगे और इसके दानकर्ताओं में अतीक अहमद का नाम प्रमुखता से लिखा जाता था। शहर में जिसे चंदा चाहिए अतीक अहमद के पास पहुंच जाता था। कोई बीमार है तो मदद के लिए अतीक अहमद के पास पहुंच जाता, कोई गरीब है तो अतीक अहमद के पास पहुंच जाता। गरीब की बेटी की शादी है, लोग अतीक अहमद के यहाँ मदद के लिए पहुंच जाते थे। कार्ड लेकर अतीक अहमद रख लेते और अपने लोगों से इस परिवार की आर्थिक स्थिति का पता लगवाते। यदि वाकई जरूरतमंद है तो पूरी शादी का खर्च कर देते। इलाहाबाद के एक मशहूर टीवी फ्रिज के दुकानदार से शादी का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान ऐसे गरीब बेटियों की शादी में भिजवाते रहते जिसमें टीवी, फ्रिज इत्यादि सामान होते थे। कभी दिन में 2 सेट तो कभी 5 सेट और उस दुकानदार को बुलाकर पाई पाई का पेमेंट करते। क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय और क्या डिग्री कॉलेज के चुनाव, हर उम्मीदवार अतीक अहमद से चंदा मांगने पहुंच जाता। अतीक अहमद हिंदू मुस्लिम नहीं देखते थे। आज अतीक अहमद को माफिया बनाने में जुटा मीडिया उस दौर में उन्हें मसीहा बनाकर फ्रंट पेज का विज्ञापन बटोरता था। अतीक अहमद की प्रशंसा में कई पेज भरे रहते थे। अतीक अहमद के घर का दरवाजा सबके लिए हमेशा खुला रहता था। अगर फरियादी हिंदू है तो अतीक अहमद की तत्परता देखते बनती। अतीक अहमद के सबसे विश्वसनीय लोगों में हिंदू विशेषकर ब्राह्मण लोग ही थे। उनके वकील दयाशंकर मिश्रा और विजय मिश्रा से लेकर उनका वित्तीय और कारोबारी साम्राज्य संभालने वाले एक मिश्रा जी ही थे। मुसलमान लोग तो बस राइफल उठाते उसके काफिले में पीछे पीछे चलते थे। अतीक अहमद का पहला कार्यकाल मात्र 2 साल का ही था और जनता दल के टूटने के बाद ही मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई और मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। 1991 में प्रचंड राम मंदिर आंदोलन की लहर में विधानसभा चुनाव हुआ और अतीक अहमद इस बार भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पहले से अधिक वोटों से जीत दर्ज करके विजयी हो गए। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार रामचंद्र जायसवाल को कई वोटों से हराया था। तो समझिए कि राम मंदिर आंदोलन और लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा से उपजे सांप्रदायिक वातावरण में भी अतीक अहमद इलाहाबाद शहर पश्चिमी से दूसरी बार निर्दलीय निर्वाचित हुए तो वो केवल मुसलमानों का वोट पाकर तो विजयी नहीं हुए होंगे, जबकि कुल पड़े मतों में से अतीक अहमद ने 51.26% वोट प्राप्त कर सफलता हासिल की थी। इसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 415 में से 221 सीट जीतकर कल्याण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई और कल्याण सिंह सरकार में इलाहाबाद पुलिस ने 1992 में अतीक अहमद के आरोपों की सूची घोषित की और बताया कि अतीक अहमद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, इलाहाबाद ही नहीं बल्कि बिहार राज्य में भी हत्या, अपहरण, जबरन वसूली आदि के मामले दर्ज हैं। हालांकि अतीक अहमद के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले इलाहाबाद जिले में ही दर्ज हुए। चाचा भतीजा की जुगलबंदी के कारण अतीक अहमद पर पुलिस कार्रवाई नहीं हो सकी और अतीक अहमद का साम्राज्य और हनक बढ़ता गया और राष्ट्रवादी पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं की छत्र छाया में अतीक अहमद शहर में अपनी पकड़ बनाते चले गए। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त हो गई और विधानसभा भंग कर दी गई। पूरे देश और प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव फैल गया, मगर इलाहाबाद इससे अछूता रहा क्योंकि तब अतीक अहमद खुली जीप में अकेले पूरे शहर का दौरा करके लोगों को शांत बनाए रखने में सफल हुए। क्या हिंदू मोहल्ले क्या मुसलमान मोहल्ले, अतीक अहमद बेधड़क सबके बीच खुली जीप से जाकर विश्वास बहाल करने में सफल हुए। 1993 में फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ और अतीक अहमद फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने थे और बाबरी मस्जिद की शहादत और राम मंदिर और सांप्रदायिकता से भरे राजनीतिक वातावरण में अतीक अहमद ने निर्दलीय के रूप में जीत का क्रम जारी रखा और इस बार कुल 49.85% वोट प्राप्त कर बीजेपी के प्रत्याशी तीरथ राम कोहली को शिकस्त दी। इन तीनों बैक टू बैक जीत के बाद अतीक अहमद इलाहाबाद के बेताज बादशाह बन चुके थे। राज्य में मुलायम सिंह यादव और कांशी राम के गठबंधन के बावजूद उत्तर प्रदेश विधानसभा त्रिशंकु चुनी गई, जिसमें भाजपा को 177, समाजवादी पार्टी को 109, बहुजन समाज पार्टी को 67 सीटें प्राप्त हुई।
यानी कि कुल 176 सीट ही प्राप्त हुई थी और इसी कारण निर्दलीय अतीक अहमद महत्वपूर्ण हो गए। बसपा और निर्दलीयों के समर्थन से 4 दिसंबर 1993 को मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अब सत्ता और ताकत अतीक अहमद के इर्द गिर्द घूमने लगी। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से सीधे संबंध के कारण इलाहाबाद और प्रदेश का पुलिस प्रशासन उस दौर में अतीक अहमद के सामने नतमस्तक था। अतीक अहमद की सहमति के बिना इलाहाबाद में कुछ हो जाए संभव ही नहीं था। जिलाधिकारी और कप्तान हुक्म बजाने के लिए उनके दरवाजे पर खड़े रहते और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जब भी इलाहाबाद आते तो अतीक अहमद के मेहमान होते थे। इससे अतीक अहमद की हनक और बढ़ती चली गई। मगर इस सब के बावजूद अतीक अहमद ने 3 काम बखूबी किए। पहली यह कि लोगों की मदद करने का काम जारी रखा और खुद की छवि मसीहा की बना ली, और दूसरे जमीन और किसी बहन बेटी पर गलत नजर से खुद को दूर रखा, और तीसरे किसी बड़ी शख्सियत से कभी टकराव मोल नहीं लिया। लोगों की मदद करने का जुनून ऐसा था कि इसी दौर में एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार वो अतीक अहमद के पास इलाहाबाद के एक नामी स्कूल में अपने भतीजे के एडमिशन के लिए गया था और वो एक गरीब हिंदू महिला थी जो एक डॉक्टर का पर्चा लिए उनके पास आई, उससे बात कर रही थी। अतीक अहमद ने उसे उस दौर में 10,000 दिए और जरूरत पड़ने पर फिर आकर लेने को कहा। वह महिला जैसे ही उनके ऑफिस से निकली, सामने लकड़ी की टाल पर बैठे अतीक अहमद के पिता ने उसके हाथ से पैसे छीने और उसमें से 100 रुपए देकर उल्टा सीधा बोलकर उस महिला को भगा दिया। अतीक अहमद को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से से वहीं पड़ी कुर्सी उठाकर अपने पिता के ऊपर ही पटक दिए और उनके हाथ से पैसे लेकर उस महिला को दे दिया और कहा कि उनके द्वारा लोगों को मदद करते वह देख नहीं सकते तो घर बैठें, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। सैकड़ों लोग गवाह थे कि उन्होंने अपने पिता को ऑफिस आने से रोक दिया और उनके पिता फिर कभी उनके ऑफिस नहीं आए। 1993 से 1995 के बीच अतीक अहमद लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरे। क्या हिंदू क्या मुसलमान, लोग इज्जत से उनको भाई कहते थे। इलाहाबाद में भाई का मतलब अतीक अहमद हो गया। फिर 2 जून 1995 मायावती ने मुलायम सिंह यादव सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और मुलायम सिंह यादव सरकार अल्पमत में आ गई। सरकार को बचाने के लिए जोड़ घटाव किए जाने लगे। ऐसे में अंत में जब बात नहीं बनी तो नाराज सपा के कार्यकर्ता और विधायक लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए, जहां मायावती कमरा नंबर 1 में ठहरी हुई थी। 2 जून 1995 के दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हुआ वो शायद ही कहीं हुआ। 2 जून 1995 को मायावती लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी कि तभी दोपहर करीब 3 बजे कथित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायकों की भीड़ ने अचानक गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया। उस दिन एक समाजवादी पार्टी के विधायकों और समर्थकों की उन्मादी भीड़ ने सबक सिखाने के नाम पर दलित महिला नेता की आबरू पर हमला किया और इसमें अतीक अहमद का नाम सबसे अधिक उछला। ये राजनीतिक जीवन में अतीक अहमद की पहली और सबसे बड़ी गलती थी। जो अतीक अहमद असरदार लोगों से दोस्ती के लिए जाने जाते थे, उनका नाम मायावती के चीरहरण करने में सबसे ऊपर था। मायावती कई बार मंचों से ऐलान कर भी चुकी है कि अतीक अहमद ने उन्हें गेस्ट हाउस में मारने की साजिश रची थी। कहते हैं कि तब गेस्ट हाउस में मायावती ने भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। गेस्ट हाउस की बिजली पानी काट दी गई। 4 घंटे बाद जब कमरा खुला तब उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल चुकी थी और भारतीय जनता पार्टी ने मायावती को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। अगले ही दिन मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और अतीक अहमद उनके रडार पर आ गए। मायावती ने अपने शासनकाल में अतीक पर कानूनी शिकंजा कसा और उसकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाया और तमाम तरह की बड़ी कार्रवाई हुई। यूपी में मायावती की सरकार में अतीक हमेशा जेल में ही रहे। नैनी जेल अतीक अहमद का कार्यालय बन गया, जहां लोग बेधड़क अतीक अहमद का नाम बताकर अंदर चले जाते थे। चूंकि वह विधायक थे इसलिए वीआईपी मालवी कक्ष ही उनका बैरक था। वहीं अतीक अहमद का दरबार लगता था।
मायावती के शासनकाल में सबसे अधिक मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें एक दिन में 100 मुकदमे भी दर्ज कराए गए थे, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया और तमाम मुकदमों में अतीक अहमद बाइज्जत बरी भी हुए, जिनमें अख्तर हत्याकांड, नीटू सरदार हत्याकांड, बंगाली होटल की रंगदारी इत्यादि शामिल थी। चाचा का बर्दहश्त जारी था, मगर बसपा जब जब सत्ता में थी तब अतीक अहमद का ऑफिस गिरवाया गया। सिविल लाइंस जैसे पॉश एरिया में उनका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गिराया गया और उसकी संपत्तियों को जब्त किया गया और यहीं से अतीक अहमद कानूनी शिकंजे में फंसते गए। अतीक अहमद की बड़ी गलतियों में गेस्ट हाउस कांड सबसे बड़ी गलती थी। उन्हें राजनीतिक आवेश से बचना चाहिए था। मायावती सरकार से भाजपा द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण उत्तर प्रदेश में फिर राष्ट्रपति शासन लगा और इसी सब के बीच अतीक अहमद ने 6 अगस्त 1996 को एक मस्जिद में उत्तर प्रदेश पुलिस के एक रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद हारून की बेटी शाइस्ता परवीन से रिश्ते को कबूल किया और बेहद सादगी से निकाह कर लिया। हजारों गरीब की शानदार शादियां करवाने वाले अतीक अहमद की शादी इतनी सादगी वाली थी कि किसी को भनक भी नहीं लगी। ऐसा लोग कहते हैं कि अपनी शादी में होने वाले खर्च को बचाकर उन्होंने उसी पैसे से तमाम गरीब बेटियों की शादी करा दी। साथ ही साथ इलाहाबाद में हर होते अपराध में अतीक अहमद का नाम जुड़ता चला गया। हर होती हत्या पर पहली उंगली अतीक अहमद पर उठने लगी, सिवाय सपा विधायक जवाहर पंडित की हत्या के। 13 अगस्त 1996 शाम का समय, स्थान सिविल लाइंस इलाहाबाद, जब पूरा क्षेत्र AK-47 की गोलियों की गूंज से तड़तड़ा उठा। प्रतापपुर से विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की सफेद रंग की मारुति कार इलाहाबाद के सुभाष चौराहे से पत्थर गिरजाघर की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी गुलाब यादव चला रहे थे और कल्लन यादव जवाहर के साथ पीछे वाली सीट पर बैठे थे। पीछे एक टाटा सुमो लगी हुई थी। पैलेस सिनेमा के ठीक सामने एक तेज रफ्तार टाटा सिएरा आई और जवाहर पंडित की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए सामने खड़ी हो गई। पीछे वाली टाटा सुमो मारुति के एकदम बराबर खड़ी हो गई। सुमो से AK-47 हथियार लेकर निकला रामचंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू और टाटा सिएरा से 4 लोग, श्याम नारायण करवरिया उर्फ मौला महाराज, कपिल मुनि करवरिया, सूरज भान करवरिया और उदय भान करवरिया। मौला महाराज ने AK-47 ली और जवाहर पंडित की गाड़ी के पास गए और ललकारते हुए कहा, बाहर निकल जवाहर पंडित। धड़-धड़ गोलियां चलने लगी। 3 लोग सिर्फ जवाहर पंडित पर गोलियां बरसा रहे थे। शहर के सबसे पॉश एरिया में ये पहला मौका था जब AK-47 तड़तड़ाई। जवाहर पंडित के सिर से लेकर पांव तक गोलियां मारी गई, सांसें थम गई। अब गोलियां लगती तो जवाहर यादव की बॉडी 2 इंच ऊपर जंप कर जाती और बालू खनन में करवरिया बंधुओं को चुनौती दे रहे जवाहर पंडित को गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी गई। बाद में कपिल मुनि करवरिया बसपा से फूलपुर सांसद चुने गए। उनके भाई उदयभान करवरिया 12 से भाजपा विधायक और तीसरे भाई सूरजभान करवरिया भाजपा से MLC बने। बाद में इसी जवाहर पंडित की हत्या के जुर्म में इन सभी करवरिया बंधुओं को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा के बाद भाजपा ने उदयभान की पत्नी नीलम करवरिया को उसी सीट से विधानसभा का टिकट देकर विधायक बनाया। खैर 1996 में फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ और मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद को शहर पश्चिमी से समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बना दिया और अतीक अहमद ने इलाहाबाद पश्चिमी सीट से लगातार चौथी बार जीत हासिल की। 1995 से 2003 तक अगले 8 साल में उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से अस्थिर रहा। मायावती 3 बार, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और राम प्रसाद गुप्ता मुख्यमंत्री बने, जिसमें मायावती के काल में अतीक अहमद पर प्रशासन की नजर टेढ़ी रही और जेल में ही रहे तो भाजपा की सरकारों में अतीक अहमद अपने राष्ट्रवादी चाचाओं की बदौलत जेल से बाहर रहे और उसी हनक के साथ अपने दबदबे को भी कायम रखा। इस बीच अतीक अहमद और 23 अगस्त 2003 को उत्तर प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव के संबंध और बड़े होते चले गए। मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी के विस्तार के लिए अतीक अहमद की हनक और दबंगई का खूब प्रयोग किया।
उस दौर में अतीक अहमद इलाहाबाद और इसके आसपास राजा भैया प्रतापगढ़ और उसके आसपास रमाकांत यादव आजमगढ़ और उसके आसपास डीपी यादव पश्चिम में मुलायम सिंह यादव के प्रमुख स्तंभ थे। ये कहने में संकोच ही नहीं कि मुलायम सिंह यादव की सबसे बड़ी ताकत यही लोग थे। इनके बदौलत ही वो समाजवादी पार्टी का विस्तार करते, चुनाव जीतते और सरकार बनाते थे। मगर अब तक अतीक अहमद ने बालू खनन में उतरकर ना तो करवरिया बंधुओं से दुश्मनी मोल ली, ना जमीन के कामों में उतरकर अपने लोगों के काम में दखल दिया। हालांकि अतीक अहमद अपराधों के तमाम आरोपों के साथ राजनीति की दुनिया में बड़ा नाम करते चले गए। किसी ने उनका उपयोग किया तो किसी ने उनसे प्रयोग करवाया और उनकी ऐसी दहशत फैली कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 न्यायाधीशों ने उनके खिलाफ मुकदमे को सुनने से मना कर दिया और सुनवाई से खुद को अलग कर दिया। अतीक अहमद पर हत्याओं और अन्य अपराधों के जितने भी आरोप थे वो सब मुसलमानों की हत्याओं के ही थे, जिसमें जग्गा से लेकर अख्तर इत्यादि की हत्याएं शामिल थी। इसमें अधिकतर लोग छोटे मोटे गुंडे थे या उनसे गैंग से दूर होकर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए लगे हुए थे। अतीक अहमद के साम्राज्य को चुनौती दे रहे थे या अतीक की जान के दुश्मन थे। किसी गरीब या सामान्य आम इंसान अतीक अहमद के अपराध की जद में कभी नहीं आया, बल्कि उनके लिए अतीक अहमद भाई और मसीहा ही रहे। अतीक अहमद पर अब तक किसी भी एक हिंदू की हत्या या उनको प्रताड़ित करने का आरोप नहीं लगा था। इसके इतर उनका मददगार और मसीहा बनने का कार्यक्रम भी उसी तरह चलता रहा और लोगों की खूब मदद की। इसी दौर में अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ का नाम सुना जाने लगा। अशरफ के दोस्तों की बैठकी सिविल लाइंस के एक प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में होने लगी और साथ में अशरफ की वजह से बदनामियों ने अतीक अहमद का पीछा करना भी शुरू कर दिया। इसी सब के साथ 2004 में लोकसभा का चुनाव हुआ और देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी और रेल मंत्री बने लालू प्रसाद यादव। शपथ लेते ही लालू प्रसाद यादव ने घोषणा की कि रेलवे के स्क्रैप अब नीलाम नहीं किए जाएंगे, इसे गलाकर रेल के पहिए बनाए जाएंगे। ये अतीक अहमद के वित्तीय व्यवस्था पर अब तक की सबसे करारी चोट थी। अतीक अहमद का रेलवे स्क्रैप का ऑक्शन बंद हुआ और उनका वित्तीय साम्राज्य हिल गया। आज की कहानी में बस इतना ही, बाकी की कहानी बताएंगे आपको अगले अंश में। नमस्कार।